लेफ्ट विंग, लिबरल, रेड आर्मी और कम्युनिस्ट, ये सब कुछ सुना सुना लगता है ना। तो इस हंसिए और हथौड़े की पॉलिटिक्स की कहानी क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 19th सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका दोनों जगह पर ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था। फैक्ट्रीज 24 घंटे चालू रहती थी। यहाँ पर बड़े बूढ़े जवान, मेल फीमेल, यहाँ तक कि बच्चे भी दिन के 14-14 घंटे तक काम करते थे और इस बात की किसी को भी परवाह नहीं थी कि वो किन हालातों में काम करते हैं। फैक्ट्रीज के मालिकों को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता था कि फैक्ट्री से निकलने वाला आउटपुट क्या है। ये कैपिटलिज्म का वो दौर था जब फैक्ट्रीज के मालिक लगातार अमीर होते जा रहे थे, लेकिन वर्कर्स की कंडीशन दिन पे दिन गिरती जा रही थी। वर्कर्स की ऐसी कंडीशन को देखकर सोसाइटी की कुछ सेक्शंस कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को शक की निगाहों से देखने लगे थे। तो ऐसे में एक जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना करते हैं जहां पर लोगों के बीच कोई क्लास नहीं होगी, सारे लोग समान होंगे, जहां पर जो नौकर हैं वो अपने मालिकों को सर्व नहीं करेंगे, वेल्थ को सबके बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा, जहां पर प्रॉफिट से आगे उनकी रेपुटेशन को देखा जाएगा। कार्ल मार्क्स के ये विचार वर्कर्स, रिवॉल्यूशनरी और थिंकर्स के बीच में फैलते चले गए। उन लोगों के लिए कम्युनिज्म कोई आइडिया नहीं था बल्कि एक उम्मीद थी। जहां एक तरफ मार्क्स के विचारों की वजह से यूरोप में कम्युनिज्म अपनी शुरुआत कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद अपनी जड़ें जमा रहा था। वहां पर इमिग्रेंट्स यानी कि दूसरे देशों से आने वाले लोग अपने साथ कुछ नहीं बल्कि अपनी डिटर्मिनेशन लेकर आ रहे थे और मेहनत के दम पर अमीर और सक्षम बन रहे थे। अमेरिका में रेल और रोड बढ़ती जा रही थी, शहर बड़े होते जा रहे थे और इंडस्ट्रीज में भी बढ़ोतरी होती जा रही थी। अमेरिका में भी जीवन आसान नहीं था, वहां पर भी लोगों के बीच में इनइक्वालिटी थी, लेकिन एक होप थी कि वो अपनी मेहनत, इनोवेशन और लक के दम पर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 20th सेंचुरी के शुरू होने से पहले ही कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों ही आइडियोलॉजी लोगों के बीच में स्वीकार्यता पा चुकी थी और अब बारी थी इन दोनों का टेस्ट होने की। कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म के आइडिया को सबसे पहले अपनाया सोवियत यूनियन के लीडर लेनिन ने। सोवियत यूनियन में फैक्ट्रीज, लैंड और यहाँ तक कि लोगों का फ्यूचर भी अब तक सरकार के हाथों में ही था, जहां पर सरकार को ही ये डिसाइड करना होता था कि जो पैसे और रिसोर्सेज हैं उनको लोगों के बीच में किस तरह से बांटना है। शुरुआत में ये आइडिया काफी बेहतर काम किया, लिटरेसी बढ़ी, छोटे किसानों को जमीन और पैसे मिल गए, फीमेल वर्कफोर्स का हिस्सा बन गई। शुरुआत में ये आइडिया इतना बेहतर काम किया कि यूरोप में लोगों को लगने लगा कि अब कम्युनिज्म ही फ्यूचर है। वहीं अटलांटिक ओशियन के दूसरी तरफ अमेरिका में कैपिटलिज्म का बोलबाला था, जहां मेहनत करने वाले लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और मेहनत ना करने वाले पीछे छूटते जा रहे थे। लेकिन कम्युनिज्म जो शुरुआत में बेहतर काम कर रहा था, वो समय के साथ साथ स्टेट के लोगों के लिए चैलेंजिंग होता जा रहा था। सरकार के लिए अब ये मुश्किल हो रहा था कि वो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को लोगों के बीच में बांटे। रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे और लोगों के पास भी मेहनत करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं था, क्योंकि चाहे वो मेहनत करे या नहीं करे उनको तो सब कुछ बराबरी से मिल ही रहा था, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी थी। तो उनके पास एक्स्ट्रा मेहनत करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कैपिटलिज्म एक ऐसा रास्ता था जो लोगों को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता था। वहां के लोगों को पता था कि वो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आगे जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। अब इसके बाद दोनों देशों के बीच राइवलरी कोल्ड वॉर में प्रवेश करती है। कोल्ड वॉर में रॉकेट लॉन्चेस से लेकर न्यूक्लियर पावर तक अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे का डटकर मुकाबला किया। लेकिन सोवियत यूनियन के साथ दिक्कत ये थी कि वहां पर सब कुछ सरकार ही डिसाइड कर रही थी, उन लोगों के पास में कोई फ्रीडम नहीं थी। ब्रेड के प्राइस से लेकर ट्रैक्टर की डिजाइन तक भी सरकार ही डिसाइड कर रही थी। जीनियस लोगों के लिए ऐसा सिस्टम एक जेल की तरह था, क्योंकि वहां पर जो नए आइडियाज हैं उनको पनिश किया जा रहा था और कुछ बेहतर करने पर भी रिवॉर्ड सबके बराबर ही मिल रहा था। इसीलिए जीनियसेस और साइंटिस्ट सोवियत यूनियन को छोड़कर बाहर जाने लगे। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि वहां की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो गई और ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई। 1991 आते आते सोवियत यूनियन अपना खुद का ही भार नहीं उठा पाया और उसका कोलैप्स हो गया। और जो कम्युनिज्म का आइडिया था, जिसने एक सुनहरे सपने के रूप में जन्म लिया था, जब उसका रियल लाइफ में टेस्ट हुआ तो वो कैपिटलिज्म के आगे फेल हो गया। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने भी कम्युनिज्म को पूरी तरीके से अपनाने का प्रयास किया है वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ गए हैं, चाहे वो क्यूबा हो या नॉर्थ कोरिया, और गरीबी ही उनका परिणाम हुआ है।
चाइना में भी माओ जेडोंग के अंडर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को अपनाया गया था, लेकिन डेंग जाओपिंग की लीडरशिप में वो ये समझ गए थे कि अगर उन्होंने इस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा तो वो भी सोवियत यूनियन और बाकी के देशों की तरफ बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए चाइना ने हर एक चीज को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से चलाया, लेकिन बिजनेस को फ्री कर दिया। बिजनेस में उन्होंने कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को अलाउ किया, जिसमें लोग जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। और दूसरे देशों की कंपनीज ने भी इसीलिए चाइना में आकर इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस फ्री था। चाइना ने एक हाइब्रिड मॉडल का यूज किया और इसीलिए कोलैप्स नहीं किया और आज एक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। और हमारी नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशन में लेफ्ट, लिबरल और सोशलिस्ट इन सारे वर्ड्स का मतलब कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड है। वहीं दूसरी तरफ राइट विंग, कैपिटलिज्म, कंजर्वेटिव इन सारे वर्ड्स का मतलब कैपिटलिज्म से इंस्पायर्ड है। कम्युनिज्म की बेसिक फिलॉसफी है कि सबको बराबर रखा जाएगा, चाहे कोई कम मेहनत करे या ज्यादा, जबकि कैपिटलिज्म की बेसिक फिलॉसफी है कि जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। अब इन दोनों आइडियोलॉजी में से आपको कौन सी पसंद आती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। राधे राधे सभी को, थैंक यू सो वेरी मच।